किस नंबर 49 द हीलर। वो अगला पूरा दिन सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। उससे हाथ जबील की ईमेल का जवाब नहीं दिया था। वो एक अच्छी जॉब कर रही थी। उसे अस्पताल की जानिब से फ्लैट भी मिला था और ड्राइवर उसे लेने और छोड़ने भी आता था। बार बार उसके जहन में जो नाम क्लिक हो रहा था वो हाथ जबील था। इस बार वो शख्स उससे असली रूप में मिल रहा था। ना अब्दुल बनकर आया था, ना मिस्टर ग्रे, और ना ही हशाम जबील। वो हाथ जबील था और उसी रूप में उससे रब्ता किया था। वो लाउंज में सोफे पर बैठी आतिशदान में जलती लकड़ियों को देख रही थी। इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी सर्द था। एक साल बाकियों के लिए जल्दी गुजर गया था, लेकिन उसने इस एक साल में खुद को दोबारा बनाया था। वो ना कोई डॉक्टर थी, ना कोई साइकोलॉजिस्ट, और ना कोई साइकेट्रिस्ट। वो तो बस लोगों को समझने की खातिर यूनिवर्सिटी और साइकोलॉजी का एक डिप्लोमा कर रही थी, ताकि ज़्यादा अच्छे से लोगों को समझ सके। अस्पताल वालों ने उसे एक नाम दिया था, एक अनोखा नाम, दी हीलर। उसे आज भी वो दिन याद था जब उसे अस्पताल से गए पूरे 10 महीने हो गए थे। उन 10 महीनों में उसने खुद को खड़ा कर लिया था। वो जॉब कर रही थी। हुमायसा की हालत भी अब ठीक थी। अचानक उसे अस्पताल से फ़ोन आया था। वो उसका एक रैंडम चेकअप करना चाहते थे। वो अकेली मरीज़ा थी जिससे सबसे पहले रिकवर किया था, और इतने कम अरसे में वो बिल्कुल नॉर्मल होकर दोबारा जॉब कर रही थी। वो उससे चेकअप के लिए बुला रहे थे, शायद कुछ ज़रूरी बातें भी करनी हो। वो एक पल के लिए डर गई थी, घबरा गई थी, पागलखाने दोबारा नहीं जाना चाहती थी। वो इनकार कर देना चाहती थी, लेकिन फिर उसे अपनी ही बात याद आई जो वो हुमायसा से कहती थी, यूज़ योर डीमंस। अपने डीमंस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो। और ये खौफ ही तो उसका डीमन था। वो हमेशा से पागल होने से डरती थी, और उसके डीमन उस पर हावी हुए थे। वो पागल भी हुई थी, पर अब नहीं। उससे गहरा सांस लिया और खुद को तैयार कर लिया। वो अस्पताल लाजमी जाएगी। उससे इन अंधेरों को देखा था, तो क्यों ना अब उन अंधेरों को इस्तेमाल किया जाता। वो अस्पताल की ओनर के सामने बैठी थी। वो एक माहिर नफ्सियात था जिससे कई मुल्कों के दौरे किए थे, कई तजुर्बे किए थे। उसे 40 साल का तजुर्बा था, और फिर उन्होंने सोच समझकर इस अस्पताल की बुनियाद रखी थी, और यहाँ इलाज भी रवायती तरीकों से हटकर किया जाता था। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप यहाँ से ठीक होकर जाने वाली सबसे पहली मरीज़ा हैं जिसने इतनी जल्दी रिकवर किया था और जो एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। वो खुशगवार लहजे में कह रहे थे। ईमान उसकी बात सुनकर उन्हें यूं देखा जैसे उससे कुछ गलत कह दिया हूँ। नॉर्मल लाइफ? आपके नज़दीक नॉर्मल लाइफ किसे कहते हैं डॉक्टर साहब? जब आप रूटीन के सारे काम करते हो और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हो। वो उनकी बात सुनकर हंसी। एब नॉर्मल लाइफ जीने वाले भी रूटीन के सभी टास्क करते हैं। प्रॉब्लम डेली टास्क ना करने से जाहिर नहीं होती। प्रॉब्लम यहाँ होती है जो किसी को नजर नहीं आती। उसने शहादत की उंगली से अपने दिमाग की जानिब इशारा किया। यहाँ जो चल रहा होता है वो कोई नहीं समझ सकता। इट सक्स। लगता है इतनी उम्र में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है। वो उससे मुतासिर नजर आए। जब कोहरे के बाहर कोई आपकी मदद को नहीं आता, तब आप बहुत कुछ समझ जाते हैं। मुझे खुशी हुई सुनकर कि एक लड़की जिससे कम उम्र में इतना कुछ सहा हो वो इतनी जल्दी खुद मुख्तार हो जाए। लेकिन यहाँ मैंने आपको एक खास मकसद के लिए बुलाया है। उससे चौंक कर डॉक्टर को देखा। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। वो अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे की जाने बढ़े। ईमान उनके पीछे थी और वो राहदारी में चल रहे थे। ईमान को अपना दिल तेजी से धड़कता महसूस हुआ। उसे राहदारी के किसी एक कमरे में उसे बांध कर रखा जाता था। उसका दिल किया वो भाग जाए। उसका खौफ फिर से हावी हो रहा था, लेकिन वो चलती रही। अपने डीमंस से मत डरो, अपने डीमंस से मत डरो। वो दिल ही दिल में दोहरा रही थी। अचानक वो रुक गई। सामने ही वो कमरा था जहाँ उससे अपनी ज़िंदगी के 6 माह गुजारे थे, अकेले कोहरे के पार। उसका दिल डूब कर उभरा। ग्लास विंडो से कमरे का मंजर नजर आ रहा था। अंदर एक लड़की थी। उसे डॉक्टर की तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैं चाहता हूँ आप इनसे बात करें। उनकी नज़रों मिलते जाती कमरे के दरवाज़ा बटन दबाने के बायस खुल गया। वो धड़कते दिल के साथ खड़ी थी। उस दरवाजे के पार कोहरा था जहाँ से वो निकल आई थी। तो उसे वहाँ क्यों जाना था? तुमने कोहरे के उस पार की दुनिया देखी है ना? हाँ, तुमने देखी है। मैं पिछले 15 सालों से कोहरे के उस पार अकेली थी, कैद थी। कोई मेरी मदद को नहीं आया। ईमान ने रॉबर्ट की बातें चारों जानिब गर्दिश करने लगी।
उससे घबराकर आसपास देखा। मेरी अपनी बेटी मुझसे नफरत करती थी और फिर मैं उस कोहरे में कहीं गुम हो गई जिसके बाहर गहरा अंधेरा था। कोई नहीं आया और फिर तुम आई ईमाने। तो क्या ये किसी मकसद के तहत हुआ था? उसका कोहरे में कैद होना, अंधेरों को देखना, उसका पागल होना, खुदाया। बहुत सारे सवाल इर्द गिर्द गर्दिश करने लगे थे। उसे अपने दिल धड़कने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। क्या कुदरत उसे कोई पैगाम दे रही थी, कोई इशारा कर रही थी, या उसे यहाँ तक लाकर इशारा दिया गया था कि ये सब पहले से तय था? कमरे की दीवारों का रंग सब्ज था, पेड़ पत्तों जैसा सब्ज रंग आंखों को ठंडक बख्शता है क्योंकि ये नेचर का रंग है। सामने एक बेड था और एक लड़की कुर्सी पे बैठी थी। दरवाजे की जानिब उसकी पुश्त थी। वो दीवार से लगी कुछ बना रही थी। शायद वो दीवार पर स्केचिंग कर रही थी। क्या ये उसका मकसद था? एक और मकसद, कोहरे के पार भटकते लोगों की मदद करना, हाथ बढ़ाकर उन्हें वहां से निकालना। उससे गहरा सांस लिया और कदम बढ़ाकर कमरे में दाखिल हो गई। पीछे दरवाज़ा बंद हो चुका था। "आपी, आपी!" वो जाने कहाँ खोई हुई थी। जब मेसो ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया, वो चौंक कर सीधी हुई। "ये पार्सल आया है आपके लिए।" उससे मेज़ पे रखे बड़े से बॉक्स की जानिब इशारा किया। ईमान ने हैरत से बॉक्स को देखा। "कौन देकर गया है?" वो हैरानी से पूछने लगी। "ऑफ कोर्स, एक राइडर।" "लेकिन मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया।" वो अब उलझी और उस बॉक्स को देखने लगी। "इस बॉक्स पर तो आपका ही नाम लिखा है।" वाकई उसका नाम पता मौजूद था, नंबर भी उसका था। उसके पेशानी पर लकीरें उभरी। उसे बॉक्स को खोलने की कोशिश की मगर वो नहीं खुला। फिर वो सोफे से उठी और कटर ढूंढने लगी। मेसू दोबारा सलमा बेगम के पास किचन में चली गई थी। रात के खाने की खुशबू लॉन्च तक आ रही थी। उससे बॉक्स को खोलना शुरू किया। अंदर एक बड़ी पेंटिंग थी और एक कार्ड था जिस पर कुछ लिखा था। उससे जैसे ही कार्ड खोला तो वो बेसाख्ता पढ़ती गई। "क्या तुमने उस लड़की को देखा? वो जिसके कोट के पीछे बड़ा सा एंजल लिखा था, जिसके छाते पे दिसल्फाइड लिखा था, जिसके बैग पर आर्ची नाम का एक टेडी बियर लटकता था, वो जिसकी बाईं बूट की बाईं जानिब दी मून लिखा था, वो जिसने आरजे ब्रांड की ब्रेसलेट पहन रखी थी, वो जिसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था और उस पर ब्रोकन एंजल लिखा था, वो जिसके मोबाइल का कवर स्याह था और उस पर डोंट टच माय फोन ब्रोमाइड्स लिखा था, वो लड़की जो कॉलम लिखती थी। या किसी ने ईमान बिनते अब्दुल्ला को देखा है? मैं अब्दुल जबील उसे परसों से ढूंढ रहा हूँ। आखिरी लाइन पढ़ते ही कार्ड उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर गया। वो साकित बैठी रह गई। अब्दुल! वो सिरे लपड़पड़ाई। कितनी ही बार उसका ख्याल आया था उसे ये सारी चीज़ें देने वाला भी अब्दुल ही था। वो अक्सर सोचती थी कि सब आगे बढ़ गए होंगे, माजी उसे भूला तो नहीं था, उसे याद तो सब था, पर उसे लगता था सब अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे, सब मूव ऑन कर गए होंगे, जैसे वो एक नई ज़िंदगी जी रही थी। अब्दुल कितना जालिम था वो। उसका ख्याल आया भी तो कब, अब क्यों आया था? माजी से जुड़ा वो वाहिद शख्स था जिसका ख्याल उसकी आंखों में नमी ले आया था। वो वाहिद शख्स जिससे हाथ को इसलिए मारा था कि उसे ईमानी को तकलीफ दी थी। वो पलके झपक कर अपने आंसुओं को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। "तुम बहुत जालिम हो।" उससे कार्ड उठाकर उसे देखते कहा। बड़ी सी पेंटिंग मेज पे रखी थी और उस पर कवर चढ़ा हुआ था। "वाह, ये किसने भेजा?" हुमायूं ने कार्ड उठाते पूछा। जाने वो कब वहां पहुंच गई थी। "ओह माय गॉड अप्पी, ये वही सिंगर है, अब्दुल दी रॉक स्टार, अब्दुल दी फॉलन एंजल, आपका यूनिमेट।" ईमान ने उससे बहुत कुछ शेयर किया था और बहुत कुछ छुपाया भी था। पता है, लोग इसे फॉलन एंजल के नाम से जानते हैं। फॉलन एंजल दी रॉक स्टार बहुत अच्छा गाता है। वो अब्दुल की फैन लगती थी। "जल्दी खोले ना पेंटिंग।" वो अब दोनों कवर उतार रही थी। उतारने के बाद उन्होंने पेंटिंग को मेज पे रख दिया। एक बड़ा सा पोर्ट्रेट था। अजीब सी तस्वीर थी। एक बेबी कॉट था जिसमें छोटी सी बच्ची लेटी थी और कॉट के दोनों जानिब दो बच्चे खड़े थे। शी इज़ माइन, नो शी इज़ माइन। वो बच्ची के लिए लड़ रहे थे और कॉट में लेटी बच्ची के सर पर नाम लिखा था, ईमान है। ये भला क्या है? वो दोनों अब पोर्ट्रेट को देखने लगी। कुछ समझ ना आया। "आ जाओ, खाना लग गया है।"
सलमा बेगम उन्हें बुलाने आई तो दोनों को मेज़ पर झुके देखकर उनकी जानें पड़ी। अम्मी, आप ही को किसी ने ये पोर्ट्रेट भेजा है, लेकिन समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है? सलमा बेगम ने गौर से उस पोर्ट्रेट को देखा और फिर जैसे एक झुमक्का सा हुआ। ये तस्वीर? वो तेजी से मेज़ की जाने बढ़ी। ये तो वही बच्चे हैं। वो अब हैरानी से उसे देख रही थी। कौन है ये? ईमान ने हैरत से पूछा। ये बच्ची तुम हो ईमान, और ये दोनों बच्चे जुड़वा थे, अपनी कज़न से मिलने आए थे। ये तुम्हारे लिए आपस में लड़े थे। और फिर सलमा बेगम ने उसे पूरा वाक़या सुना दिया। ईमान खामोश बैठी रही। वो हैरान भी थी और परेशान भी। ईमान ने कहा, ख्याल रखिएगा, ये बहुत ख़ास है, मेरी मॉम की तरह। उनमें से एक बच्चे ने कहा था। और फिर दोबारा कभी मैंने उन्हें नहीं देखा। पूरा किस्सा सुनाकर चली गई और ईमान खामोशी से पोर्ट्रेट को घूरती रही। तुम सब जानते थे, तुम जानते थे मैं ईमानी हूँ, फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। उसे तस्वीर में अब्दुल से शिकवा किया और फिर दोनों चीज़ें उठाकर अपनी अलमारी में रख दी। वो सोफे पर बैठा किताब पढ़ रहा था जब कोई दबे पाँव आया और पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। वो कुछ ना बोला, लेकिन थोड़ा हैरान हुआ। यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो उससे इतना फ्रैंक था। आनम एक मुलाजमा के साथ रहती थी। वो 6 महीने बाहर गुजारने के बाद उससे मिलने आया था। वो जो उसकी खाला भी थी और चची भी। आद और अब्दुल दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं था। गेस करे। उसके कान के करीब सरगोशी हुई। सॉरी, मैं नहीं जानता। वो बोल पड़ा। वो किसी ने झटके से अपने हाथ हटाए। उसे पलट कर देखा तो कुछ फासले पर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। उससे सफ़ेद ओवरऑल पहना हुआ था। हाय। वो मुस्कुराया। आप कौन हैं? आनी किधर है? वो घबरा गई थी। आनी, आनी, वो ने आवाज़ें देने लगी। वो मार्केट गई हैं। वो उससे चिल्लाते देखकर फ़ौरन बोला। मैं अदम हूँ, अदम जबील। वो उठ खड़ा हुआ। लड़की ने हैरत से आंखें फाड़ कर उसे देखा। वॉट? वो उसे यूं तकता पाकर फ़ौरन बोला। आप अदम हैं? अदम जबील, माही नानी का बेटा, जो घर छोड़कर चला गया था। शायद वो उसके नाम से वाकिफ़ थी। हाँ, मैं ही अदम। उससे कंधे उचकाकर कहा और झुककर सोफे से गिटार उठाई। सॉरी, मुझे लगा हाथ भाई हैं। वही आते हैं यहाँ। वह शर्मिंदा थी। इट्स ओके। वो नरमी से बोला और दोबारा अपनी किताब की तरफ मुतवज्जो हो गया। उसे यहाँ आए 2 ही दिन हुए थे। जहाँ तक उसके इल्म में था, आनम और रूहान की कोई बेटी नहीं थी। तो फिर ये कौन थी? वो थोड़ा उलझा, लेकिन फिर से किताब की जानिब मुतवज्जो हो गया। मैं मिन्हा हूँ, मिन्हा हारिस, माहम की बेटी। आपसे मेरा डबल रिश्ता है, लेकिन पहली बार आपसे मिल रही हूँ। वो अब सोफे पर आकर बैठ गई थी। मिन्हा दरअसल हानम की छोटी बहन माहम और हारिस की बेटी थी। वो एक डर्माटोलॉजिस्ट थी और किसी वर्कशॉप के सिलसिले में लंदन आई थी। पिछले 2 दिनों से वो शहर से बाहर थी। आज वापस ही हुई थी। दाइमा और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दाइमा से वो अदम का सुन चुकी थी, लेकिन बचपन में उसे देखा था। आज जब सालों बाद देखा तो पहचाना ही नहीं। मैं खुद बहुत सारे रिश्तेदारों से पहली बार मिल रहा हूँ। उससे किताब से नज़र नहीं हटाई। वो अपने ननिहाल की फैमिली से काफ़ी दूर था। कभी आना जाना हुआ ही नहीं। मैंने बहुत कम मर्दों को किताब में पढ़ते देखा है। वो उससे देख रही थी। उससे अच्छा लग रहा था। और मैंने बहुत सारी लड़कियों को अपनी जानिब यूं घूरते पाया है। वो बोला तो मीना सटपटाकर रुख मोड़ गई। फिर वो बिना कुछ कहे उठी और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर चली गई। आनी को मुझे बताना चाहिए था, बल्कि मैंने भी तो आनी को नहीं बताया। वो अब बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसके करीब आई और बेड पर बैठ गई। लड़की हाथ में चौक पकड़े बेचैन कैफियत में दीवार पर स्केच बना रही थी। ईमान ने गौर किया तो वो एक कपल था और उनके साथ एक छोटी सी बच्ची। दीवार पर जगह जगह अजीब से स्केचेस से। एक जगह गाड़ी उल्टी पड़ी थी, एक जगह बच्ची अकेली थी। माँ बाप मरे हुए थे। लड़की का नाम बारिशा था और वो अस्पताल की ऑनर की नवासी थी, इकलौती नवासी। उनकी इकलौती बेटी और दामाद का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका था। बारिशा ने बचपन में ही यह हादसा देखा था। उससे अपनी सारी उम्र बाहर गुजारी थी। वो बागी लड़की थी और अपने नाना की कमी सुनती थी। वो अमेरिका से पढ़ी थी। वहाँ गलत कंपनी में पढ़कर उसे ड्रग्स की लत लग चुकी थी। उसे दीवार पर अब स्केच बनाया था। एक अकेली लड़की डरी सहमी दीवार के साथ लगी बैठी थी। बारिशा ने ईमान की मौजूदगी महसूस कर ली थी, लेकिन उसने उसकी जानिब नहीं देखा। हम सब अकेले हैं, कोहरे के इस पार और उस पार।
वो बोली तो लड़की की हरकत करते हाथ रुके। हम अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। वो ड्रग्स लेकर गाड़ी चला रही थी। अचानक एक्सीडेंट हुआ और उनका एक क्लास फेलो कोमे में था। तब से बारिशा की हालत मज़ीद बिगड़ गई थी। उसे इलाज के लिए भेजा गया था। हम सब किसी न किसी गिल्ट में जी रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है ये है कि हम अपने गिल्ट की ज़िम्मेदारी नहीं लेते। उससे इस बार चौंक कर उसे देखा। पागल होना आसान होता है और सामना करना मुश्किल। बारिशा बुन में सुकेड़े उसे देखने लगी। तुम्हारे यूं पागल होने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। ना वक्त वापस पलटेगा, ना ये एक्सीडेंट रुक सकता है, और ना ये। उसे दीवार पर बने दोनों स्केचेस पर उंगली रखकर कहा, और तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी क्योंकि तुम्हारी मदद को नहीं आएगा कोई, अगर तुमने खुद अपनी मदद नहीं की। उससे अब ताज़ा ताज़ा बना स्केच पर उंगली रखी। तुम बुज़दिल हो। लड़की ने इस बार खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा। मैं यहाँ आई ही क्यों हूँ। वो उठ खड़ी हुई। लड़की वैसे ही बैठी रही। 10 माह पहले मैं इस कमरे में थी, लेकिन मैंने आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी ली। वो दरवाजे के करीब पहुँच कर रुकी। लड़की ने इस बात पर चेयर घुमाकर उसकी जानिब रुख किया। वो खुद व्हील चेयर पर थी। हादसे में उसका अपना नुकसान हुआ था। आवाज़ पर ईमान ने पलट कर देखा। वो कुर्सी पर बैठी थी, अकेली। वो चल नहीं सकती थी। उसकी आंखों में नमी थी। जाने क्यों जब हम ताकतवर होते हैं तो अल्लाह को भूल जाते हैं। इंसान अपने साथ खुद जुल्म करते हैं। वो अपनी तबाही खुद चुनते हैं और फिर सारे इल्ज़ाम खुदा पर डाल देते हैं। ईमान ने उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा, जानती हूँ मैं आज तुम्हारी जगह क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुदा पर इल्ज़ाम नहीं डाला। मैंने आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी ली। मैं चाहती हूँ तुम आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी लो। ये पहला केस था जो ईमान ने हैंडल किया था। ऑनर ने उसे जॉब ऑफ़र की थी और आज वो इस अस्पताल में एडमिन की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ एक हीलर की ज़िम्मेदारी भी निभा रही थी। वो रोज़ाना तकरीबन सभी पेशेंट्स से मिलती थी, उनसे बातें करती, उनकी सुनती थी। अस्पताल के माहौल में काफ़ी बदलाव आया था क्योंकि वहाँ अब एक हीलर मौजूद थी। खाने के बाद चाय का दौर चला तो हुमायसा ने टीवी ऑन कर दिया। कोई टॉक शो चल रहा था जहाँ मज़हबी और समाजी शख्सियत बैठी थीं। होस्ट से लाइव किसी मशहूर शख्सियत को लिया था। हमारे साथ मौजूद है यंग टैलेंट हाज जबील, नौजवान नस्ल के रहनुमा। आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं। वो चाय पीते पीते चौंक गई। अम्मी, ये देखो हाज जबील, ये वही हैं जिनकी बातें मैं आपको सुनाती हूँ। वो उससे देख रही थी। जाने कितने दिनों महीनों बाद कुछ याद नहीं था। देखना छोड़ दिया था। वो असली हुलिये में था, एकदम फिट और साफ शफाफ। कुछ देर डिस्कशन होती रही। बात मज़हब पर आई तो एक स्कॉलर बोल पड़े। ये क्या बताएंगे मज़हब के बारे में? खुद बाहर से पढ़कर आए हैं। इस्लाम का रुख बदल दिया है इसने। जाने नौजवान नस्ल को कौन सा इस्लाम दिखा रहे हैं। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस्लाम को इस्लाम ही रहने दें। उस स्कॉलर हाथ से काफ़ी हवा लग रहा था। उसकी बात सुनकर स्क्रीन पर उभरता हाथ होले से मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट कितनी दिलकश थी। वो चश्मा लगाए बैठा था। उससे शो को अपने ऑफिस से ही लाइव ज्वाइन किया था। शर्ट के कफ फोल्ड थे जो कोहनियों से ज़रा नीचे थे। वो दोनों हाथों को जोड़े उन पर थोड़ी टिकाए बैठा था और मुस्कुरा रहा था। वो बहुत कम मुस्कुराता था। फिर आज क्यों? ईमान को हैरानी हुई। मौलाना साहब, मैं बाहर से बाहर की नहीं बल्कि इस्लाम की पढ़ाई करके आया हूँ। सिर्फ दीन नहीं, अध्ययन की। मैंने पीएचडी की है थियोलॉजी में। और मैं कोई रहनुमा नहीं हूँ और ना स्कॉलर हूँ। मैं बस ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जहाँ नौजवान नस्ल दीन को बिना किसी रुकावट के जान सके। उन्हें तालीमी इदारों में जो नहीं समझाया सिखाया जा रहा, मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे तहम्मुल से बात का जवाब दिया। अच्छा मिस्टर हाज जबील, आपसे एक सवाल है। आपने शुरू में एक स्पेशल स्कूल बनाने का कहा था। अब आपने लाहौर और इस्लामाबाद में सल्फाइड एकेडमी के नाम से इदारे बनाए हैं। उनका क्या काम है? उनको बनाने की वजह? होस्ट से सवाल पूछा। जैसे भी मौलाना साहब ने कहा कि मैं बाहर से पढ़कर आया हूँ। बेसिकली जब मैं यहाँ आया तो मुझे यहाँ का तालीमी निज़ाम उस लेवल का नहीं लगा जहाँ हम मुसलमान बच्चों को प्रेजेंट दुनिया का रुख दिखा सके। हमारी नौजवान नस्ल ने अंग्रेज़ों से सब कुछ सीख लिया है, उनका कल्चर अपना लिया है, लेकिन यहाँ ताला लगा लिया है। उससे कनपटी की जानिब इशारा किया। वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा तो रहे हैं लेकिन सिर्फ डिग्री लेने। दीन तो दूर है, यहाँ पर दुनिया को फेस करना भी नहीं सिखाया जाता।
बस एक मकसद है, अमीर बनना है, स्टैंडर्ड की लाइफ जीनी है, और कुछ नहीं रह गया है। मैंने जो एकेडमी बनाई है, मैं वहाँ दीन और दुनिया दोनों को एक अलग तरीके से लेकर चलना चाहता हूँ। और इस इदारे का नाम सल्फाइड एकेडमी सिर्फ इसलिए है कि इसे सिर्फ वही लोग ज्वाइन करेंगे जो सल्फाइड्स होंगे, जिन्हें सोच की फिक्र होगी, जिन्हें एहसास होगा, जिन्हें खोज करनी है दुनिया की, अपनी, खुदा की, जिन्हें कायनात को तहसीर करना है। और वो सब लोग जो आम लोगों की दुनिया में फंस चुके हैं, जिन्हें एक अलग जहान बनाना है। मैं सबको दावत देता हूँ, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाद आप यहाँ आ सकते हैं। ये आपके लिए है, अगर आप सल्फाइड हैं। वो कैमरे पर नसें गाढ़े हुए थे। उसकी ग्री आंखों में अनोखी चमक थी। ईमान को अपना दिल तेजी से धड़कता महसूस हुआ, जैसे वो उसे ही बुला रहा हो, जैसे उसे ही पैगाम दिया जा रहा हो। अगली सुबह वो दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में थे। हाथ एक जानिब खामोश खड़ा था, जबकि अब्दुल उसे कहा जाने वाली नसों से घूर रहा था। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि स्कूल में ड्रग्स लेकर मत घूमो। अब्दुल पास नहीं आया था और हाथ जो बैठने वालों में से नहीं था, इससे उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में उसकी कंप्लेन कर दी थी। अब अब्दुल उसे यूं घूर रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। उसकी तलाशी लेने पर कुछ नहीं मिला था, लेकिन प्रिंसिपल जानती थी हाथ झूठ नहीं बोलता था। हम ऐसे स्टूडेंट को अपने स्कूल में नहीं रख सकते जो रूल्स को फॉलो ना करे। वह हाथ से मुहाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। वो गार्जियन भी खुद ही बन गया था। प्रिंसिपल ने अब्दुल को वार्निंग देकर छोड़ दिया था और अपने पेरेंट्स को लाने का कहा था। बातें मुआसरत की थी और यकीन दिलाया था कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। वो दोनों इकट्ठे ही ऑफिस से बाहर निकले थे। अब्दुल एक लफ्ज़ नहीं बोला था। कुछ दूर चलने के बाद अब्दुल ने घुमाकर उसे लात मारी। हाथ लड़खड़ा गया, उसके जबड़े भींच गए। वो जानता था ये तो होगा। अब मिल गया तुम्हें सुकून। वो गुस्से से चिल्लाया। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि ये गलत है, मत करो। वो सिर्फ एक शर्त थी। तुम्हें क्या तकलीफ है मुझसे? अब्दुल गुस्से से चिल्लाया। उसका दिल कर रहा था हाथ का गला दबा दे। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं ऐसा ही करता। वो किसी लकड़ी की तरह सीधा खड़ा था, सर सपाट, तासुरात से आ रही चेहरा। लेकिन मैं कोई नहीं हूँ। अब्दुल ने तासुब से कहा। रूल्स आर रूल्स, वो सबके लिए सेम होते हैं। वो वैसे ही खड़ा रहा। काश डैड की जगह तुम चले जाते, तुम मर जाते और कभी वापस ना आते। उससे करीब आया और नफरत अमीज लहजे में उसके कान के करीब सरगोशी की। हाथ का दिल डूब कर उभरा। उसकी आंखों की पुतलियां सुकड़ी और उस फैली, लेकिन चेहरा वैसा ही रहा, सर सपाट सा। आई हेट यू। वो उससे से कहता पलट गया और वो तेज भाग रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसकी नसों से दूर होता गया। मैंने तुमसे कहा था ना मेरी मीटिंग है, तुम घर चली जाना। हुमायूं फिर से वहाँ मौजूद थी। हाथ की बातें सुनने के बाद उससे ईमेल का रिप्लाई कर दिया था और आज शाम 5 बजे मीटिंग रखी थी। 4 बज चुके थे। वो बस निकलने लगी थी कि हुमायूं वहाँ पहुँच गई। मुझे भी वहाँ एडमिशन लेना है और मुझे हाथ जबील से भी मिलना है। उसकी आंखों में चमक थी। ईमान उसे मना नहीं कर पाई। कुछ देर बाद वो दोनों गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी का रुख सेरा दारे की जानिब था, जिसकी बुनियाद हाथ जबील ने रखी थी। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। हवा में हुनकी थी और धुंध पड़ना शुरू हो गई थी। वो तेजी से पीछे छोटे नज़ारों को देख रही थी। जब थक गई तो आंखें मूंदी। उसकी ज़िंदगी बहुत तेज़ चली थी। गैर मुतवक्का मोड़ आए थे। वो खुद नहीं जानती थी वो कहाँ जा रही थी, लेकिन उससे सब अल्लाह पर छोड़ दिया था। तहलीक की नदी में बहना यही होता है कि अल्लाह पर तवक्कल किया जाए, यकीन रखा जाए कि वो जो करता है बेहतरीन करता है, और सही नीयत से कोशिश की जाए, अपना 100% दिया जाए और रिजल्ट अल्लाह के हवाले कर दिया जाए। और अब वह ऐसे ही करती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी जहाँ डगर पर आ गई थी, वहीं अजीब व गरीब मोड़ ले रही थी, जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो कभी कभी लोगों के दिलों में अपने लिए इज्जत देखकर डर जाती थी। अल्लाह ने लोगों के दिलों में जाने उसका क्या मुकाम डाल दिया था। डॉक्टर अलवी एक जाना माना माहिर नफ्सियात था और जिस अस्पताल में वो काम करती थी, उसके मालिक का दोस्त भी था। वो हफ्ते में एक बार वहाँ सेशन लेने जाती थी, जहाँ खास तौर पर लड़कियाँ थेरापी के लिए आती थीं। वो सब उसे किसी दूसरी दुनिया से आए मखलूक समझने लगे थे। वो कहते थे उसके अल्फाज मरहम का काम करते हैं, तभी उसको हीलर के नाम दे दिया गया था। अस्पताल का पूरा अमला उसे इज्जत की निगाह से देखता था। क्या हुआ था अगर वो उसे उसकी चाहत नहीं मिली थी? क्या हुआ
अगर उसे मासील दिवुत्साह से पैसे लेकर मोहब्बत करने वाली लड़की कहा था, क्या हुआ था? अगर उससे तलाक हो गई थी, और क्या हुआ था? अगर उसकी माँ ने उसे बेईमान कहा था, क्या हुआ था? अगर वो पागल हो गई थी, क्या हुआ था? अगर ये सब हुआ था, इस सब के बदले में जो उससे मिला था वो 100 गुना ज़्यादा था। वो एक अच्छे अपार्टमेंट में रह रही थी, माँ का ख़्याल रख रही थी, अपना कमा रही थी, एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही थी, और सबसे बढ़कर उसे हीलर कहा गया था। वो लोगों के ज़ख्म भरती थी, वो उन्हें कोहरों में से खींच लाने का हुनर रखती थी, और ऐसा इसलिए हुआ था कि उससे हिम्मत नहीं हारी थी, उससे आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी ली थी। बस इंसान को याद रखना चाहिए कि अगर खुदा उसको आजमा रहा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ अदा करना होगा, क्योंकि ये दुनिया किसी कहानी से कम नहीं है, और मुश्किल रोल बड़े किरदारों को ही मिलते हैं। जितना बड़ा किरदार होगा, उतना ही मुश्किल उसका रोल होगा। एकेडमी की इमारत काफ़ी ऊंचाई पर बनी थी। ये निस्बतन पुरसुकून जगह थी, आबादी से थोड़ा दूर। मैडम, कितना टाइम लगेगा? मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, मुझे ज़रा जल्दी पहुंचना है घर। ड्राइवर ज़रा परेशान था। आप चले जाएं, हम खुद आ जाएंगे। ईमान ने उसे जाने का कहा। गार्ड ने गेट खोल दिया और दोनों अंदर दाखिल हो गई। वाओ! हुमायूं अंदर दाखिल होते ही चिल्लाकर कहा। दूर दूर तक सब्जा ही सब्जा था। काफ़ी बड़ा ग्राउंड था, दरख्त ही दरख्त लगे थे। दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी, अलबत्ता सिक्योरिटी सख्त थी। चारों जाने पहाड़ नज़र आ रहे थे, और काफ़ी फासले पर एकेडमी की इमारत नज़र आ रही थी। मैं इधर ही हूँ, आप चाहे मीटिंग करें। वो घूमते हुए बोली तो ईमान उसे वहीं छोड़कर गार्ड को उसका ध्यान रखने की हिदायत करते इमारत की जानी बढ़ गई। वो मस्टर्ड कलर का खद्दर का मोटा सूट पहने हुए थी, लंबी कमीज और खुला ट्राउज़र, हमरंग स्कार्फ, पाँव स्नीकर्स में कैद थे, और स्किन ओवरकोट पहने हुए। वो बैग थामे पथरीली रोश में चलती जा रही थी, जो धुंध पड़ने के बायस गीली हो चुकी थी। एक शुरुआत की थी उससे सालों पहले, मार्सेल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, और आज फिर वो एक इंस्टीट्यूट आई थी। एक नई शुरुआत होने जा रही थी। पहाड़ों की फ़ज़ा में एक अजीब सा शोर था, जैसे हवाएं सरगोशी कर रही हों किसी दास्तान के आगाज़ की। सामने इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर वो अपने ऑफिस में था, आईने के सामने खड़ा, वो अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। मिस्टर जबील, वो आ गई है। कमरे में आवाज़ गूंजी, और उसे अपने सीने में दिल रुकता हुआ महसूस हुआ।